नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट का ये विशेष संस्करण, क्योंकि हम हाजिर हैं अंतरिम बजट पर ये 2 से ढाई घंटे का विशेष कार्यक्रम लेकर। क्योंकि आज केंद्र सरकार ने जब अंतरिम बजट पेश किया तो ये बजट सत्र में, विशेषकर लोकसभा चुनावों से पहले अंतिम सत्र तो है ही, लेकिन ये अंतरिम बजट इस तरह की एक रूपरेखा सामने रखता प्रस्तुत आया जिसमें विकसित भारत 2047 तक कैसे बन पाएगा, इसके रोड मैप की एक झलक भी यहां प्रस्तुत की गई। लोक लुभावन ये कतई नहीं था, लेकिन देश को आगे बढ़ाने को लेकर जो मंत्र है उस पर आधारित दिखा ये बजट। आपके साथ इस कार्यक्रम में मैं हूं ममता चोपड़ा, मेरे साथ हैं अजय मिश्र। बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट केवल इंटरिम बजट नहीं है, इनोवेटिव बजट है और इंक्लूसिव बजट है। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया 2024-25 का अंतरिम बजट। गरीब, महिला, युवा और किसान के कल्याण पर जोर। वित्त मंत्री ने कहा सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी विकास के जरिए 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए सरकार कर रही है काम। बजट में वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखकर पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर जोर। बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत खर्च 11.1% से बढ़ाकर किया गया 11,11,111 करोड़ रुपए। रेलवे और हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण पर भी जोर। बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण पर खासा जोर। लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर अब 3 करोड़ किया गया। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत 5 सालों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाने का भी लक्ष्य। किसानों के लिए नैनो डीएपी के इस्तेमाल का होगा विस्तार। तिलहन के लिए आत्मनिर्भर तिलहन अभियान की होगी शुरुआत। बजट में टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं, लेकिन वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का फैसला। पुराने विवादों को सुलझाने के कदम से 1 करोड़ करदाताओं को होगा फायदा। मध्यम वर्ग के लिए घर की योजना प्रस्तावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को बताया देश के भविष्य के निर्माण का बजट। कहा ये 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। वित्त मंत्री को दी बजट के लिए बधाई। कहा 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर होंगे तैयार। बजट के बाद वित्त मंत्री ने दिया डीडी न्यूज को पहला इंटरव्यू। कहा सामाजिक न्याय नारा नहीं, सुशासन का मॉडल। पूर्वी भारत के विकास पर दिया जोर। कहा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल बनेंगे अमृतकाल में देश का ग्रोथ इंजन। और अंतरिम बजट का चौतरफा स्वागत। राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत तमाम मंत्रियों ने बजट को बताया 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में बड़ा कदम। कहा 4 स्तंभों, किसान, युवा, गरीब और महिलाओं पर जोर। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी बजट को सराहा। विपक्ष ने कहा ये चुनावी बजट। कारोबारी जगत ने भी किया बजट का स्वागत। फिक्की के अध्यक्ष ने कहा बजट में विकास, कल्याणवाद और राजकोषीय प्रबंधन को लेकर एक सशक्त सोच। सीआईआई समेत तमाम संगठनों ने कहा बजट साहसी, समावेशी और व्यवहारिक। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार जेएमएम नेता हेमंत सोरेन की रांची के पीएमएलए कोर्ट में पेशी। रिमांड पर फैसला सुरक्षित। 1 दिन के लिए भेजे गए जेल। कल होगी अगली सुनवाई। और वाराणसी के ज्ञानवापी के एक तहखाने में पूजा की इजाजत के बाद सुबह हुई पूजा। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। मुख्य न्यायाधीश ने दस्तावेज देखने के बाद मुस्लिम पक्ष से हाईकोर्ट जाने को कहा। और सबसे पहले खबरें अंतरिम बजट से जुड़ी हुई।
अगर हम अंतरिम बजट की बात करते हैं तो इस बजट में 2047 के विकसित भारत के संकल्प की परिकल्पना साकार होती नजर आई। अंतरिम बजट में गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता पर खास फोकस रहा। सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के इन्हीं दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता नजर आया ये अंतरिम बजट, जिसमें 2047 के विकसित भारत का संकल्प साकार करने का रोड मैप रहा और जीडीपी को परिभाषित किया गया, गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार सुबह जब अपने सहयोगियों के साथ साल 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करने के लिए नीली साड़ी में लाल रंग के डिजिटल वही खाते को लेकर नए संसद भवन पहुंची तो लोगों की उम्मीदें चरम पर थीं। वित्त मंत्री के सामने थी अंतरिम बजट के जरिए जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने की चुनौती, तो साथ ही अर्थव्यवस्था को विकास की पटरी पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ाने का काम। संसद में ठीक 11 बजे वित्त मंत्री ने जब अपना लाल बैग खोला तो इसमें बजट के दस्तावेज की जगह था डिजिटल बजट, जो था एक टैबलेट में। वित्त मंत्री के डिजिटल बजट में था 2047 के विकसित भारत का संकल्प। Our government is working with an approach to development that is all round, all pervasive and all inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. अपना लगातार छठा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्राथमिकताएं साफ की तो ये भी बता दिया कि भारत इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए किस विजन पर काम कर रहा है। With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. वित्त मंत्री ने मोदी सरकार की गारंटी को आगे बढ़ाते हुए साफ कर दिया कि 4 जातियों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उसी के जरिए देश को आगे बढ़ाया जाएगा। As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilayein, Yuva and Annadata. Their needs, their aspirations and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था की मजबूती के आंकड़े पेश किए और जीडीपी का नया मतलब भी समझाया। Exemplary track record of governance, development and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric and prompt, trust-based administration with citizen first and minimum government, maximum governance approach. सरकार का जोर वित्तीय घाटा नियंत्रित रखते हुए सरकार का पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर भी है। वित्त मंत्री के बजट भाषण में किसान, महिला, बुनियादी ढांचे और युवाओं और सामाजिक कल्याण पर सबसे ज्यादा जोर दिखाई पड़ा। वित्त मंत्री ने साफ कहा कि सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है जिसमें समावेशी विकास हो। Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once-in-a-century pandemic,
took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. इससे पहले सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर बजट की मंजूरी ली। इसके बाद नए संसद भवन में पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। फिर वहां से वित्त मंत्री लोकसभा गईं, जहां उन्होंने बजट पेश किया। कुल मिलाकर वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि सबका विश्वास के साथ अगले 5 वर्ष अभूतपूर्व विकास के और 2047 के विकसित भारत के सपनों को साकार करने के स्वर्णिम क्षण होंगे। सबका प्रयास की शक्ति के साथ जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता की त्रिशक्ति में प्रत्येक भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने की संभावना विद्यमान है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला, किसान सभी को सशक्त करेगा। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बनने की क्षमता है। अनुसंधान और नवाचार पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की भी घोषणा की गई है। इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय ले गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों के लिए हमने गांव और शहरों में 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए और अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। तो हालांकि अजय कह सकते हैं कि है तो ये अंतरिम बजट, लेकिन फिर भी जो एक विजन सामने आया है वो विजन सभी वर्गों और देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूर कारगर साबित होता नजर आता है। जी, अगर आपने बजट की बात, विजन की बात की है बजट के, तो मैं जो 2047 का विकसित भारत है उसका जो फ्रंट पेज है और जो वजन, जो परिकल्पना है, विजन, उस पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इसमें। प्रकृति, यानी विकास को प्रकृति के साथ संतुलन बना करके रखना है, क्योंकि दुनिया में ऐसे विकास के कई मॉडल हैं जो कि कार्बन न्यूट्रल नहीं है, जो कि पर्यावरण पर बुरा असर डालते हैं। भारत विकास की ऐसी नई धारा, एक नई कहानी, नए मुहावरे गढ़ना चाहता है विकास की कहानी के, जिसमें
पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाए, प्रकृति के साथ संतुलन किया जाए, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आधुनिक अवसंरचना, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है अगर हमें विकसित होना है, ये दूसरा बड़ा फोकस है। और तीसरा है सभी के लिए समान अवसर। ये जो 3 सेंट्रल थीम है पूरे इस बजट की, और यही तीनों थीम ले जाती है समृद्ध भारत की ओर और विकसित भारत की ओर। तो स्पष्ट तौर पर जो समावेशी विकास, जो सर्वस्पर्शी सर्वांगीण विकास की बात राम राज्य की कल्पना में कही जाती थी, भले ही राम राज्य का जिक्र कथित तौर पर वित्त मंत्री ने नहीं कहा है, लेकिन उसकी परिकल्पना और उसकी छाया जरूर आपको दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और जिस तरीके से वित्त मंत्री ने भी अपनी इंटरव्यू दी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उससे पहले जब हमने देखा, संबोधित किया, तब इसी बात को सामने रखा कि किस तरीके से दिशा दिखाता नजर आता है ये अंतरिम बजट। और मोदी सरकार ने भी पूरी ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है, और यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से दुनिया के मानचित्र पर उभर रही है। ये कहना है सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टर ने केंद्रीय मंत्री से बजट पर खास बातचीत की। फाइनेंस मिनिस्टर ने आज अपना छठा लगातार बजट पेश किया है और इस दावे के साथ कि जुलाई में फिर से वो बजट पेश करेंगे। हमारे साथ है सूचना एवं प्रसारण मंत्री, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, इस बजट में जीडीपी का नया डेफिनेशन है गवर्नेंस, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस, और इस वादे के साथ कि जुलाई में हम फिर मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर देश की जनता फिर एक बार मोदी सरकार बनाएगी, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया, 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला सिलेंडर दिए, तो वहीं पर 60 करोड़ भारतीयों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में बिल्कुल मुफ्त दिया, 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज पहले भी मुफ्त में दिया और अगले 5 साल तक मुफ्त में देंगे। अब 2 करोड़ पक्के मकान और बना कर देंगे, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, और 1 लाख करोड़ रुपया देकर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड युवाओं के लिए दिया है। तो वहीं पर 11,11,111 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि सड़क, रेल और बाकी सब सुविधाओं को बनाने में लगाएंगे। इससे जहां एक और अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी, वहीं पर रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। जैसा कि पिछले 2 वर्षों में हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने, अगले 2 साल भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, तभी तो 10वें नंबर से जाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बना है। तीसरी बार मोदी जी आएंगे, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाएंगे। सर, लगातार 3 साल जीडीपी 7% रही है और वित्त मंत्री ने कहा कि एक व्हाइट पेपर लेकर आएंगे पिछला 10 साल और उससे पहले का 10 साल, यानी कि कंपैरिजन जरूरी है। उस पर क्या करेंगे आप? ये इसलिए जरूरी है कि 2004 से 14 तक यूपीए की सरकार में जो घोटाले हुए, देश में पॉलिसी पैरालिसिस था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, कई घोटाले हुए और कैसे देश को पीछे रखा गया। लेकिन आज पिछले 10 सालों में मोदी सरकार में भारत प्रथम, नेशन फर्स्ट वो प्राथमिकता थी। इसीलिए ईमानदार सरकार और भारत का चहुमुखी विकास आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। जब ये कंपैरिजन देश के सामने आएगा, कुछ लोगों को मिर्ची तो लगेगी, लेकिन सत्य सामने आएगा। सच सामने आएगा और सच ये है कि मोदी सरकार ने ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस दिया है और विकसित भारत का जो सपना है वो 2047 तक पूरा करने की तरफ मोदी सरकार काम कर रही है। कैमरामैन रविंद्र के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो अंतरिम बजट 2024 से जुड़ी सारी बातें आपके सामने हम लगातार रखते रहेंगे, करेंगे इस पर चर्चा भी, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अरे रामदयाल,
तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम जिसमें हम बात कर रहे हैं अंतरिम बजट 2024 की। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद DD न्यूज को पहला इंटरव्यू दिया। इस खास बातचीत में उन्होंने हमारे संवाददाता अजय मिश्र से कहा कि इस अंतरिम बजट के जरिए सरकार का प्रयास है कि महिला, गरीब, किसान और युवा सभी की आकांक्षाएं पूरी हो सके, जिससे देश के विकास में और प्रगति हो। ये अमृतकाल कर्तव्य काल भी हम मानते हैं और इस कर्तव्य काल में देश को विकसित भारत 2047 के ओर ले चलने के लिए हम क्या क्या कदम उठाना चाहिए, इसके ऊपर विचार बहुत विस्तृत रूप में हुआ है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि भारत में 4 ही ऐसे कास्ट को मान्यता हम दे रहे हैं डेवलपमेंट के विषय में। अगर हम महिला, गरीब और किसान और युवा को उनके हर आकांक्षाएं पूरी करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे और उनके आगे बढ़ने के कारण देश भी आगे बढ़ेगी। ये संक्षिप्त में इस बजट में हम कहना चाहते हैं। और उसके लिए कौन सा ऐसे प्रावधान करना है, वो भी करने के लिए तरह तरह के स्कीम्स का आयोजन हम बोल रहे हैं। कुछ पहले से कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ नया भी ले आ रहे हैं। और साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ी है
उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर विशेष जोर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण अंचल में भी महिलाओं तक तकनीक की पहुंच को सुनिश्चित किया जाए। आप ये देख लीजिए, सिर्फ महिला बिल नहीं है, महिला बिल सर्टनली एक टॉप अचीवमेंट है। डिफेंस में हर रैंक में आज महिला आ सकते हैं, परमानेंट कमीशन उनको मिल रही है, सैनिक स्कूल महिला के लिए हो रही है, और नेशनल डिफेंस एकेडमी और राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी में भी महिला का रिक्रूटमेंट हो रही है। तो बहुत दिन से स्पेस इंडस्ट्री में महिला रहने के बावजूद भी उनका रिकग्निशन, उनका अप्रिसिएशन अभी जितना हो रही है उतना पहले मैंने तो सुना ही नहीं। इसरो में महिला, और उनका पेजेंट भी आपने देखा रिपब्लिक डे में। सो आपने सही बताया कि G20 में इसका बहुत ही अप्रिसिएशन हुआ। विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट सिर्फ नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट हो रही है, और दिल्ली डिक्लेरेशन में उसका एक वर्णन भी है। और आने वाले दिन में भी ये लखपति दीदी हो, SHG ग्रुप के द्वारा ड्रोन टेक्नोलॉजी गांवों में महिला के हाथ में रहना एक पावरफुल स्टेटमेंट है। और बजट पर उद्योग जगत क्या क्या कहना आपको बताते हैं। उन्होंने स्वागत किया, कहा कि बजट दूरदर्शी है, इसमें विकसित भारत के लिए राज्य स्तर पर भी मजबूत फोकस किया गया, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने महिलाओं, युवाओं और कृषि क्षेत्र को लेकर कई नई योजनाएं और सुविधाएं शुरू करने की बात कही है। हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। बजट पर उद्योग जगत का कहना है कि बजट में विकसित भारत के लिए राज्य स्तर पर भी मजबूत फोकस किया गया है। IMF के कार्यकारी निदेशक और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने कहा कि केंद्रीय अंतरिम बजट बिल्कुल भी लुभाने वाला बजट नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट दूरदर्शी है क्योंकि इसमें नवाचार और कैपेक्स के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। Judicious on the fiscal front, non-populist because it's more of the same, and visionary because many of the steps on innovation and on capex etc. The fiscal deficit actually, it's, as I said, it's a non-populist budget. The compared to 5.9%, which was the budget estimate, the actual fiscal deficit has been announced at 5.8%. My sense is when the revised numbers come, the fiscal deficit will be even lower. फिक्की के अध्यक्ष अनीश शाह ने कहा कि बजट में विकास, कल्याणवाद और राजकोषीय को लेकर एक सशक्त सोच है। Budget 2024 is a clear outcome-based budget and it outlines a path towards Viksit Bharat. It brings together growth, social empowerment as well as climate, and it achieves a careful balance between investment, which is a robust growth of 11%, and fiscal discipline. उद्योग जगत का मानना है कि कोविड, यूक्रेन रूस युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष जैसे मुश्किल वक्त में भी केंद्र सरकार ने अपनी नीतियों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। They have not introduced any new taxes or done any changes in a manner that would upset. They've kept a certain stability aspect in place. Second is they have said they'll continue to spend on infrastructure as well as welfare programs, which are all very necessary, which they have been doing very well over the last few years. The consolidation of the fiscal deficit, and I think our recommendation initially was 5.4%, but it's a 5.1% is obviously a very significant step forward. But at the same time, not sacrificing the focus on growth, so the capex spend has increased by almost 11.1%, which is also very good. So the continued focus on infrastructure growth takes place. The government has really focused on empowering women, poor, youth and farmers. So that is very appreciable. हमारी जो जैविक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम की तब्दीली में हमें नेट ज़ीरो पर जाना है, हमारा संकल्प है, वो भी उसमें CBG का मैंडेट या बायोपॉलिमर पर जोर सभी अच्छा मैं समझता हूँ। तमाम और कारोबारियों ने बजट को साहसी, समावेशी, व्यावहारिक करार दिया है। The budget is very bold, very inclusive, very pragmatic, and I think touching all sectors of economy and all sections of society. So from that point of view,
And considering it was an interim budget, I think the finance minister has done an outstanding job. A lot of emphasis on Anganwadis, women's health, vaccination for young girls and for against the cervical cancer. So all these things are very important addition to what we have. But more importantly, offering of Ayushman coverage for Anganwadi workers and Asha workers is a big move. इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस था। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हुई, जो लास्ट ईयर 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसे बढ़ाकर 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा किया गया है। वो एक बहुत बड़ा वेलकम पॉइंट है। उद्योग जगत का कहना है कि यह बजट काफी विवेकपूर्ण है, जो कि भारत के लिए मजबूत पथ की नींव रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अंतरिम बजट 2024-25 में किए गए बजटीय प्रावधानों में कृषि क्षेत्र के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अन्नदाताओं को कई तरह की सौगातें देने का काम किया गया है। बजट के जरिए देश में विकसित भारत की संकल्पना किस तरह से पूरी होगी, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024-25 के अंतरिम बजट में देश के गांव, गरीब और किसानों के साथ साथ जनजातीय समुदाय के कल्याण और विकास के लिए कई तरह की नीतियां, योजनाओं का प्रावधान किया है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2047 के विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक ये बजट है। किस तरह देखते हैं देश के गाँव, गरीब और किसानों के लिए? यह जो अंतरिम बजट इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, वो न केवल एक अंतरिम बजट के रूप में अपने इस समय की आवश्यकता को, बल्कि दूरगामी लक्ष्य को निर्धारित करते हुए कि 2047 में भारत और भारत के लोग किस तरीके से, जैसे 5 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन से 9 ट्रिलियन, और उसमें सबके कंट्रीब्यूशन, सबकी सहभागिता किस ढंग से आगे बढ़ेगी, वो चाहे जनजातीय समुदाय के हों, किसान हो यानी अन्नदाता हों, या देश के युवा हों या महिलाएं हों। पीएम किसान योजना में 11.8 करोड़ लाभार्थी किसानों को फायदा दे रहे हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फायदा मिल रहा है लाभ में वित्तीय। हर क्षेत्र में न केवल पैसा बढ़ रहा है बल्कि किसानों की तरक्की के विकल्प भी खुल रहे हैं। तो किस तरह देखते हैं इसको? 11 करोड़ से अधिक किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी तक 2,80,000 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पहुंचा दिए गए। उसी ढंग से हमारे फसल बीमा योजना के माध्यम से 4 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं, और कई योजना इस तरह की है जिन योजनाओं को लेखा जोखा के दृष्टि से कि किस तरीके से आय का भी और उसके ट्रांसपेरेंट तरीके से देश के विकास में, खास करके जो 4 पिलर उन्होंने बनाया है, उस 4 पिलर को यानी चाहे वो अन्नदाता हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे देश के गरीब हो, सबको इस तरीके से प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाए जिससे यह राष्ट्र अपने आप में सशक्त और श्रेष्ठ बने। वित्त मंत्री द्वारा पेश अंतरिम बजट में न केवल देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास का काम होगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत की संकल्पना का एक ये बजट सूचक भी बनेगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन योगेश के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अगर जनजातियों की बात करें तो इस पूरे अम्ब्रेला कार्यक्रम के लिए, जिसको हम समावेशी विकास का कार्यक्रम कहते हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए वो 3286 करोड़ रुपए से बढ़ करके 4241 करोड़ रुपए, करीब करीब 1000 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च किए जाएंगे जनजातीय कल्याण के कार्यक्रमों पर। सर्वस्पर्शी समावेशी बजट देने की तैयारी जो है वो वित्त मंत्री ने कर दी है। पूर्ण बजट में और भी डिटेल्स आएंगे। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवाओं के सचिव डॉक्टर विवेक जोशी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल यही होगा कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इस बजट में जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं
उनके लिए एक बहुत रूम छोड़ा गया है, क्योंकि सरकार जो है उधार कम लेगी। फिस्कल डेफिसिट को, वित्तीय अनुशासन को बरकरार रखा गया है। क्या असर पड़ेगा वित्तीय सेक्टर पर और साथ ही साथ जनरल इकोनॉमी के ऊपर सर? तो अगर हम इसकी बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट या सरकार करती है और या प्राइवेट सेक्टर करती है। और सरकार अगर स्पेस छोड़ती है जो बोरोइंग के लिए, जो कि प्राइवेट सेक्टर उसमें आ सकता है। और जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर डिफरेंट सेक्टर्स में क्रेडिट का ऑफ टेक काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो उससे बहुत बल मिलेगा। और एक तरह से ये कहेंगे कि डबल इंजन है, सरकार एक इंजन है और दूसरा इंजन प्राइवेट सेक्टर है। बिल्कुल डॉक्टर जोशी, हम हमेशा देखते हैं ये जो वित्तीय सेवाओं की बात की जाती है, ये सेवाएं हर व्यक्ति तक समाज के पहुंच सके, तो हम वो जो एक परिभाषा सशक्त नागरिक की होती है, जिसको आज वित्त मंत्री ने भी आगे बढ़ाया, प्रधानमंत्री ने भी उस पर जोर दिया, ये सशक्तिकरण में ये तमाम योजनाएं, जो वित्तीय योजनाएं हैं, सेवाएं हैं, वो लोगों तक पहुंच सके। आज हमने देखा बजट में जो आमतौर पर घोषणाएं की गई, उनमें अगर हम बिंदुवार तरीके से देखें तो शुरुआत आपसे सबसे पहले आवास से करना चाहूंगी। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शहरी काम कर रही है, ग्रामीण को लेकर तो लक्ष्य भी बढ़ाया गया है। मध्यम वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए भी पहली बार एक ऐसी घोषणा भी की गई है कि उनके लिए भी आवास को लेकर योजना प्रस्तावित है। ये किन मायनों में इस बजट के माध्यम से अगर हम देखें तो नागरिकों को सशक्त करता नजर आता है? तो ये हम हाउसिंग की जो बात कर रहे हैं, 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से अपना भाषण दिया था, उसमें इस बात पे बहुत जोर दिया गया था कि हाउसिंग सेक्टर को हमें बढ़ाना है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, उसके लिए भी लक्ष्य बढ़ाया गया है और उसके लिए करीब 80,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है। और साथ ही साथ एक नई आवास योजना जो मिडिल क्लास के लिए है, वो अनाउंस की गई है। और जो लोग अपने रेंटेड घरों में रहते हैं या स्लम में रहते हैं या कोई अनऑथराइज कॉलोनी में, चाल इस तरह के उसमें रहते हैं, उनको सुविधा दी जाएगी जिससे कि वो अपने घर का एक सपना पूरा कर सकें। इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें आप नया घर बनाने का भी उनके पास प्रस्ताव होगा, यानी वो भी कर सकते हैं और साथ ही वो अपने घर को मरम्मत भी करवा सकते हैं, यानी बिल्ड भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस, क्योंकि इनकी डिटेल्स का सबको बहुत बेसब्री से इंतजार होगा। हाँ, तो इसमें अभी डिटेल्स वर्कआउट हो रही हैं और जो महुआ हमारी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उनकी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग योजना है जिसमें पिछले 5 सालों में काफ़ी परिवारों को मदद की गई और 25 लाख के करीब मकान बनाए गए और लगभग 55,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई। तो उसी प्रकार की योजना, उसको एक तरह का अपडेट करके CLSS उस योजना का नाम है, तो CLSS 2.0 कह सकते हैं। उसके कंटूर्स अभी वर्कआउट किए जा रहे हैं। उसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी, सरकार की क्या भूमिका होगी, राज्य सरकारों का क्या सहयोग होगा, इस तरह से करके जिससे कि नंबर हम और ज़्यादा लोगों तक और जो गरीब तबका है उस तक पहुंच सकें, इस प्रकार की अभी चर्चा जारी है। डॉक्टर जोशी, अगर हम आपसे बैंकिंग सेक्टर की स्थिति समझना चाहें, आपने NPAs को कंट्रोल में करने के लिए बड़ा काम किया, जिससे सरकार को ये मदद मिली कि जो पहले हम ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम देखा करते थे कि बैंकों की भी बैलेंस शीट खराब है और उन्होंने जिसको लोन दिया है वो इंडस्ट्री की भी बैलेंस शीट खराब है। अब जब आपने उसको दुरुस्त कर लिया है, आगे जाते हुए बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस इस साल आप कैसे देख रहे हैं? और बताया भी जा रहा है कि शायद बैंकिंग सेक्टर और रिजर्व बैंक मिला करके 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा सरकार को देंगे राजस्व के तौर पर। तो जो ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम थी इंडिया की, वो सरकार के प्रयासों से अब ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज हो गई है और दोनों कॉरपोरेट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट बेहतर है। और बैंकों को, जैसा कि पिछली बार देखा हमने, करीब 2 लाख करोड़ से ऊपर का मुनाफा हुआ था एक साल में, जो कि रिकॉर्ड मुनाफा था, जिसमें से पब्लिक सेक्टर बैंकों की स्थिति भी काफ़ी सुधरी है और 1,05,000 करोड़ जो है वो पब्लिक सेक्टर का बेनिफिट था, जो प्रॉफिट हुआ था वो था। इसी प्रकार इस साल भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। अभी 3 क्वार्टर का रिज़ल्ट आया है और उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इस बार हमें प्रॉफिट पिछले बार से भी ज़्यादा होगा।
चलिए आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो चुका है। लेकिन ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे, हमारे साथ और विशिष्ट मेहमान भी जुड़ रहे हैं पैनल में, उनसे भी करेंगे चर्चा। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। टेक स्टार्टअप सॉलिड का प्लान था, कड़क करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजना, मात्र 8.35% ब्याज दर, न कोई प्रोसेसिंग चार्ज, न कोई पूर्व भुगतान, लोन का टेक ओवर शून्य लागत पर। गृह लक्ष्मी को मिला अवसर, उनका होगा अपना घर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंत्री बजट 2024 और दो खास मेहमान वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए इस वक्त फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। CBDT चेयरमैन श्री नितिन गुप्ता जी, आपका स्वागत करते हैं, और CBSE चेयरमैन संजय अग्रवाल जी, आप दोनों ही खास मेहमानों का इस प्रोग्राम में आने के लिए शुक्रिया। नितिन सर, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं। ये जो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है आपने,
बिना कोई बदलाव किए भी एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब कॉन्टिन्यूटी है और विश्वास। उद्योग जगत ने इसका बड़ा स्वागत किया। इसके पीछे का जो फिलॉसफी है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। धन्यवाद। काफ़ी चेंजेस हमने पिछले बजट में भी लाए थे और इंडिविजुअल्स के लिए जो न्यू रिजीम थी उसको स्वीटन किया था। बाकी जो हमने 2019 से परिवर्तन काफ़ी किए थे, उसके चलते स्टेबिलिटी देने के लिए, और क्योंकि लास्ट ईयर ही उसमें बदलाव किया गया है तो इस बार स्टेबिलिटी रखी गई है और कोई चेंज नहीं किया गया। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि अब जब पूर्ण बजट आएगा तब ये अपेक्षाएं और ज़्यादा बुलंद हो जाएंगी। लेकिन नितिन जी, चूंकि कोई टैक्स स्लैब में परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन एक जो दिखा बिंदु वो यही कि स्टार्टअप्स के लिए जो योजना थी वो 1 साल के लिए टैक्स की जो छूट थी वो बढ़ा दी गई है, सॉवरेन बॉन्ड्स के लिए भी बढ़ा दी गई है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये जरूर बनता है, क्योंकि ये भी उम्मीद की जा रही थी, जो हुआ नहीं, जिसके पीछे की सोच आपसे जानना चाहते हैं कि जो नई इकाइयां विनिर्माण की लगेंगी उन इकाइयों के लिए भी जो छूट थी उसे आगे नहीं बढ़ाया गया है। और ये माना जा रहा था कि अगर हमें भारत को विनिर्माण हब बनाना है तो शायद ये पीएलआई योजना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। पीएलआई योजना तो जारी है, परंतु जो हमारी जो 15% जो कर लगता था नई इकाइयों पर, वो जो है वो इकाई जो 2024 तक चालू हो जाएंगी, प्रोडक्शन चालू करेंगी, उन पे 15% की रेट रहेगी, परंतु उसके उपरांत इसको चालू नहीं रखा गया है। इसके साथ अगर इसकी डिमांड है तो इसको एग्ज़ामिन किया जाएगा और हो सकता है कि ये डिफरेंट परिवेश में हो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में निकाली जाए, कुछ यार्डस्टिक्स रखी जाएं, बेंचमार्क्स रखे जाएं, और ना कि एक वनीला प्रोडक्ट को ही रखा जाए। तो ये जब रेगुलर बजट आएगा उस समय एग्जामिन किया जाएगा और उस समय हम ये सरकार कॉल लेगी। एक उम्मीद का बिंदु छोड़ दिया है सबके लिए कि उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर संजय कुमार अग्रवाल जी, एक सवाल जरूर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जीएसटी कलेक्शंस हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, नए नए आंकड़े छू रही हैं वो, और जब भी हम रेवेन्यूज की बात करते हैं तो जीएसटी उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ज्यादा लोगों का दायरा बढ़ा है, जीएसटी में ज्यादा दायरा भी आया है, कलेक्शंस भी आगे बढ़ती जा रही हैं। बजट में हालांकि कोई ऐसी घोषणा नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो ये कारक महत्वपूर्ण साबित होता है। तो पिछले 1 साल में जो हमने किया, आने वाले इस अंतरिम बजट के बाद जब काम शुरू होगा तो वो कितनी उम्मीद देता है? इस विषय में आपको ये बताना चाहूँगा कि जो जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन है इस साल के पहले 9 महीने में, वो अगर एवरेज उसका देखा जाए तो 1.66 लाख करोड़ रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर के जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू था वो 1.49 लाख करोड़ एवरेज था मंथली रेवेन्यू। उसको देखा जाए तो इसमें 12% की ग्रोथ है, जो कि काफ़ी हेल्दी ग्रोथ कही जा सकती है। और इस साल में इन महीनों में 3 बार 1.7 लाख करोड़ का आंकड़ा मंथली रेवेन्यू का पार किया गया। इनफैक्ट पिछले महीने 1.74 लाख का जीएसटी कलेक्शन हुआ। इसको देखते हुए जीएसटी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बहुत ही हेल्दी है। और इस विषय में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें जो जीएसटी की जो हम ये ग्रोथ देख रहे हैं उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि जो हमारी जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो एक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो जीएसटी की जो हमारी रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें जो टैक्स बॉयंसी है वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संतोष का विषय है, जो ये दिखाता है कि हमारे देश में जो जीएसटी की कॉम्प्लायंस है वो बढ़ रही है। इसको देखा जाए तो जीएसटी के जो रिटर्न्स हैं वो अभी 90% टाइमली फाइल हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही संतोष का विषय है। इसके अलावा डिपार्टमेंट बहुत सोर्सेज से जो हमारे पास में डेटा आता है उसका डेटा एनालिटिक्स करती है, तथा उसके बेसिस पे ये इंश्योर करती है कि टैक्स पेयर को ये मालूम रहे कि अगर उसने जीएसटी की चोरी करी तो वो सूनर और लेटर पकड़ा जाएगा। संजय सर, थोड़ा सा हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए इस साल के बजट में आपने क्या लक्ष्य रखा है, कितना ग्रोथ का टारगेट रखा है और क्या स्ट्रैटेजी है आपकी उसको अचीव करने के लिए? हाँ, इस विषय में ये बताना चाहूँगा कि जो अगले साल के लिए जो हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का जो लक्ष्य रखा गया है वो 16.18 लाख करोड़ है, जो कि इस साल का जो रिवाइज एस्टीमेट है उससे अगर देखा जाए तो उसमें 9.4% की हमें ग्रोथ चाहिएगी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो केंद्र सरकार का जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसमें करीब 2/3 हिस्सा जीएसटी से आता है, और क्योंकि जीएसटी के रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है तो हमें लगता है कि ये जो हमने ये जो बजट एस्टीमेट नेक्स्ट ईयर के लिए रखा गया है वो अचीवेबल है। इसके अलावा जहाँ तक कस्टम्स ड्यूटी और सेंट्रल
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की बात है, उसमें ग्रोथ जो है वो कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, जिसके चलते उसका रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो जीएसटी के रेवेन्यू की ग्रोथ से कम है। जी बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर जोशी आपसे ये सवाल जरूर समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब भी हम कुछ बातें बताते हैं तो वो स्पष्ट करनी ज़रूरी होती हैं। हम जानते हैं कि पीएम सूर्योदय योजना के तहत अब रूफ टॉप पर, अपनी छत पर अगर आप सौर उपकरण लगाते हैं तो उसमें आपको 1 करोड़, ये लक्ष्य रखा गया है, 1 करोड़ घरों पर ये सौर उपकरण लगाए जाएंगे। ऐसे में जब हम वित्तीय सेवाओं की बात करते हैं तो इसको लेकर क्या वित्तीय पहलू हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो सब लोगों के लिए जानना भी ज़रूरी है? देखिए, ये योजना जैसा कि बजट में बताया गया कि उन हाउस होल्ड्स के लिए है जिनका बिजली का बिल जो 300 यूनिट तक यूज़ करते हैं। और आइडिया ये है कि वो 300 यूनिट अगर हाउस होल्ड अपने रूफ टॉप सोलर का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए बिजली फ्री हो जाएगी, और वो साथ ही साथ इस बिजली को डिस्कॉम्स को बेच भी सकता है और कुछ उसकी इनकम भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये योजना है। अभी इसके कंटूर्स फाइनल किए जा रहे हैं और जैसे ही फाइनल होंगे आप लोग के सामने आएंगे। हो सकता है जो फुल फ्लेज बजट आए तब तक ये सारी बातें क्लियर हो जाएं। लेकिन इसमें एक बात ये देखने की है, जहाँ तक इस स्कीम में रूफ टॉप पे सोलर लग रहा है वो एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू जो मैन्युफैक्चरिंग है 1 करोड़ घरों के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा फिलिप मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इस पर्टिकुलर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर दूसरी चीज़, एक हमारा मैन्युफैक्चरर है, फिर उसके आगे डिस्ट्रीब्यूटर है, तो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी हमारा इसमें काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा, उसको भी फ़ायदा होगा। साथ में फिर मेंटेनेंस के लिए हमें कुछ इंजीनियर्स और उस तरह के लोगों की भी आवश्यकता पड़ेगी, उनकी स्किल अपग्रेडेशन करके इसको उसमें उनको भी मदद मिलेगी। तो एक तरह से ये स्किल का प्रोग्राम भी है, जॉब क्रिएशन का प्रोग्राम भी है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोग्राम भी है, और साथ ही में जो कंज्यूमर है उसको, खासकर छोटा कंज्यूमर है, उसको सक्षम बनाना कि वो अपनी बिजली का खुद ही उत्पादन कर सके। और बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफिक आ रहा है टैक्स कलेक्शन का। एक बार मैं जो टैक्स जीडीपी रेशियो है किस तरह से बढ़ा है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी का, एक बार मैं फिर से गुजारिश करूंगा उन ग्राफिक्स को चलाया जाए। और हमारे साथ सीबीटी चेयरमैन और सीबीआईसी चेयरमैन, बहुत ही कम मौका होता है जब दोनों ही मेहमान हमारे साथ होते हैं। नितिन सर, सबके मन में ये सवाल होगा कि जो टैक्स रिजीम है, नई टैक्स रिजीम को लेकर के जो आपने ऐलान किया था पिछले बजट में कि इस साल से वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, पुराने टैक्स रिजीम का क्या होगा, क्या दोनों एक साथ चलेंगी, उस पर स्थिति थोड़ी सी स्पष्ट करें सर। स्थिति अभी तो वही है जो पिछले बजट पे थी, और डिफ़ॉल्ट रिजीम न्यू रिजीम है, और यदि टैक्स पेयर चाहता है कि वो पुराने रिजीम में रहे तो वो पुराना रिजीम भी ऑप्ट कर सकता है और उसके मुताबिक टैक्स का पेमेंट कर सकता है। अभी तो यूँ देखा जाए तो दोनों हाथ में लड्डू हैं टैक्स पेयर के, कि जिस तरह उसको बेनिफिट है वो उसको काम में ले और उसके मुताबिक चले। लेकिन चूंकि नई टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है, उसमें टैक्स कम है, ब्रॉडन टैक्स स्लैब है, तो हमारा मानना ये है कि नई रिजीम के ऊपर का रुझान रहेगा और लगभग 60% लोग नई टैक्स रिजीम को चुन लेंगे, ऐसा हमारा मानना है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि जो पुरानी टैक्स रिजीम है चलिए उसी में रहे तो ज़्यादा सही है, नए में बदलाव को लेकर ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहे हमारा ये विशेष कार्यक्रम। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशन। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कितनी देर कर दी आने में, कितने परेशान थे हम तुम्हारे बिना। तुम्हें कुछ हमारा ख्याल था कि नहीं? मेरी और दीदी की तो पढ़ाई तक छूट गई थी, तुम तो थे नहीं। माँ ने कितनी ठोकरें खाई है, तुम सोच भी नहीं सकते। उनकी सेहत कितनी बिगड़ने लगी थी भाई साहब। हर महीने कोई ना कोई बीमारी, डॉक्टर के भी पैसे कहाँ थे हमारे पास। पर जब से तुम आए हो ना, तब से सारी परेशानी की छुट्टी हो गई। अब तुम संभालो, हम तो भैया चले स्कूल को।
प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सिर्फ 4 सालों में 3 करोड़ से 14 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल। कष्टों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा। झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC, गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC, मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बलेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2024-25। अंतरिम बजट अब संसद में रखा जा चुका है और हम वित्त मंत्रालय के तमाम अधिकारियों के साथ बजट को और ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत की। उन्होंने बजट को परिवर्तनकारी बताते हुए कहा कि लोगों की जो आकांक्षाएं और अपेक्षाएं हैं कि उनको पूरा करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुँचने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, जो बात करेंगे जो इंटरिम बजट है उसके बारे में। सर, सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें इस बजट में दिखाई गई है, खासतौर से भारत को विकसित भारत बनाने में। क्या आपको सबसे ज़्यादा अहम चीज़ें रही? मुझे लगता है इस बजट ने जो पिछले 10 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में परिवर्तन हुआ है, जिस प्रकार से कमज़ोर अर्थव्यवस्था से आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, जो हमारी आशा आकांक्षाएं इस देश को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए, उसकी एक आधारशिला रखी है। 10 वर्ष के कार्यकाल को आगे कैसे बढ़ाना, 10 वर्ष में जो अच्छे काम है वो सैचुरेट करके हर घर तक कैसे पहुंचाना, लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करते हुए उनको बड़ी छलांग लगाने के लिए, बड़ी महत्वाकांक्षा रखने के लिए कैसे प्रोत्साहित करना, और सबका साथ सबका विकास कैसे होगा, उसमें सबका प्रयास कैसे जोड़ना, सबका विश्वास कैसे जीतना, इन मूलभूत विषयों को लेके एक अच्छा संदेश देश और विश्व के सामने गया है। भारतीय नारी पे बहुत ज़्यादा एक एम्फेसिस दिया गया है और उसके साथ साथ जो हमारे जो किसान हैं उन पे भी एक बहुत बड़ा उनको दिया गया है एम्फेसिस। तो ये आप कैसे देखते हैं इन दोनों पहलुओं को लेके आके ये बजट? देखिए, भारत की नारी शक्ति में जो काबिलियत है वो बेहतरीन है। वर्षों वर्षों तक हमारी बहनों को, बेटियों को मौके नहीं मिले कि वो अपने हुनर सामने दिखा सके। मोदी जी ने गत 10 वर्षों में समाज के हर क्षेत्र में, विकास के और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में, सेना में, पुलिस में, सरकारी दफ्तरों में, हर जगह महिलाओं को उचित स्थान देने का काम किया।
अब तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम से 1/3 सीटें भी लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में रिजर्व कर दी गई। उनके लिए सुविधाएं बनाई गई हैं, मौके बनाए गए हैं गत वर्षों में, उसको आगे और तेज गति मिलेगी और जितनी महिलाएं फॉर्मल इकोनॉमी में आएंगी उससे अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा छलांग लगाने के लिए बहुत गति से विकास करने के मौके मिलेंगे। कैंपर से गौरव के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो परिवर्तनकारी तो है ये अंतरिम बजट, लेकिन इसके दूरगामी प्रयास छोटे छोटे कदमों के भी होते हैं। हमारे साथ विशिष्ट मेहमान जुड़े हुए हैं और हमारे साथ संजय कुमार अग्रवाल जी, चेयरमैन CBIC। संजय जी, हमने जैसे मैंने बोला कि छोटे छोटे कदम होते हैं लेकिन दूरगामी प्रयास होते हैं। वित्त मंत्री ने आज बड़ी अहम बात की, क्योंकि हम जब भी भारत को एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण स्थान पाते देखना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है लॉजिस्टिक्स की कमी होनी चाहिए। लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत सारे पहलू होते हैं जिसमें कस्टम्स, कार्गो रिलीज, ये सब बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। वित्त मंत्री ने इन बातों को सामने रखा कि कैसे हमारा इंपोर्ट रिलीज टाइम कम हुआ है, हमारा कार्गो रिलीज टाइम, कंटेनर्स का रिलीज टाइम भी कम हुआ है। किन मायनों में ये कदम, क्योंकि ये व्यापार सुगमता को भी दर्शाते हैं, किस तरह ये कदम हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी हमारा स्थान मजबूत करते हैं? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कस्टम्स का रिलीज़ टाइम ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना चाहते हैं देश में तो उसको हमें इसके लिए निरंतर प्रयत्न करने पड़ते हैं। इसके लिए इंपोर्ट रिलीज़ टाइम को कम करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम पिछले सालों में उठाए हैं, जिसके तहत हम ये कोशिश करते हैं कि हम बहुत कम कंसाइनमेंट्स को ही डिटेल स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट करें। उसके लिए हमारा एक कस्टम्स में रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम कंटिन्यूसली रिफाइन करते जाते हैं। उसमें हम नए डेटा सोर्सेज को ऐड करते जाते हैं ताकि हम बहुत ही टारगेटेड अप्रोच लें, जिसके तहत हम बहुत कम कंसाइनमेंट्स को डिटेल एग्जामिनेशन के लिए सेलेक्ट करें। इसके चलते हमारे करीब 85% कंसाइनमेंट फैसिलिटेट हो जाते हैं और इसके चलते जो उसमें समय लगता है और जो उसमें कॉस्ट लगती है उसमें भी निरंतर कमी आती जा रही है। इसको मेज़र करने के लिए कस्टम विभाग हर साल जनवरी के महीने में एक नेशनल टाइम रिलीज स्टडी करता है। जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट स्पीच में बताया कि ये कार्गो रिलीज टाइम निरंतर कम होता जा रहा है। उन्होंने कुछ आंकड़े बताए जो कि 2019 से अब तक उसमें कितना कमी हुई। उसके आगे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले एक साल में इस कार्गो रिलीज टाइम में भी कमी हुई और इसके चलते हमारे जो ICDs हैं वहाँ पे कार्गो रिलीज टाइम में करीब 20% की कमी आई। इस एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस में ये कमी करीब 11% आई तथा जो हमारे जो सी पोर्ट्स हैं वहाँ पे ये रिलीज़ टाइम करीब 9% घट गया। इसके चलते हमारे यहाँ जो विश्व के साथ में हमारा जो व्यापार है उसमें ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि हम अपना इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को कंट्री में अट्रैक्ट कर सकें और अपने यहाँ ये जो कॉस्ट है उसको कम से कम कर सकें। नितिन सर, अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें डायरेक्ट टैक्सेशन साइड में, तो आप ट्रेंड क्या देख रहे हैं इसको लेकर के? किस तरह से हम साल दर साल हमारी जो प्राप्तियां हैं डायरेक्ट टैक्स साइड से वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं? आगे जाते हुए आपका रोड मैप क्या है और क्या दिखता है आगे जाते हुए कि जो GDP की तुलना में हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसका ट्रेंड क्या रहने वाला है? डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है और जो पिछला साल बीता 22-23 में, वित्त वर्ष 22-23 में हमने 16.63 लाख करोड़ का नेट कलेक्शन किया। ये कलेक्शन सबसे अधिक रहा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और इस वर्ष जो हमारा टारगेट था वो रिवाइज कर दिया गया है और टारगेट के रिवीजन बहुत बड़े अंतराल से हुआ है। 18.23 लाख करोड़ के बदले हमारा टारगेट 19.45 लाख करोड़ किया गया। इस समय हम जो ग्रोथ है हमारी 31 जनवरी तक इस 10 महीनों में 20% से अधिक की ग्रोथ है, जबकि हमने रिफंड भी ज़्यादा जारी किए हैं टैक्स पेयर को और उसके उपरांत ये ग्रोथ हम अचीव कर पाए हैं। इस समय जो रिवाइज एस्टीमेट के तहत हमें लगभग 17% पे ग्रो करना है नेट, क्योंकि कुछ रिफंड इश्यू हो सकते हैं और इस कारण से हमें 17% पे ग्रोथ करना है और जो हम सोचते हैं कि ये हम अचीव कर पाएंगे। अगले वित्त वर्ष के लिए टारगेट 21.98 लाख करोड़ का है, जो 13% की वृद्धि पर तय किया गया है। तो जो डिपार्टमेंट ने रिफॉर्म किया है, जो डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर के प्रति जो एक
बॉन्ड डेवलप किया है, ट्रस्ट जो एक इन्फोर्स किया है, उसको जो डीपन किया है, ये सब प्रयास उसी तरफ जाता है कि हम कलेक्शन निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं और हम खुले नीले आकाश में हैं अब, जहाँ पे कि हमारा कलेक्शन उस तरफ कभी छुआ नहीं है। और इसी कारण से हमारी जो बायंसी है वो भी अधिक है। इस वर्ष हमें है कि बायंसी 2 पे रहेगी और जीडीपी जो टैक्स डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो भी निरंतर बढ़ रहा है। इस साल हम जो 23-24 में अगर हम ये 19.45 लाख करोड़ का टारगेट अचीव कर लेते हैं, जिसमें हम काफ़ी आशान्वित हैं, तो हम टैक्स जीडीपी रेशियो 6.6 पे आ जाएंगे, जो कि 2001 से, मेरे पास पुराना डेटा तो नहीं है, पर 2001 से जो मैंने देखा था वो हम कभी भी 6.6 या 6.57 की टेरिटरी में कभी भी नहीं अचीव किया है। तो ये एक बहुत ही डायरेक्ट टैक्सेस के लिए महत्वपूर्ण नंबर होगा। मुझे लगता है कि अमूमन जब भी हम बजट की बात करते हैं तो जैसे घर का बजट होता है कि कितनी आमदनी आई और कितना खर्च हुआ, कितना बचत हुआ, उसके हिसाब से जब आप कहते हैं कलेक्शन बढ़ जाएगा तो एक उम्मीद ये लगती है कि क्योंकि इस बजट में देखा गया है कि अगर हम जन कल्याण की बात करें, विकास की बात करें और राजकोषीय संयम की बात करें, इन तीनों के बीच किसी भी देश को संतुलन बिठाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस बजट में ये प्रयास देखा गया है। डॉक्टर जोशी, जब भी हम बजट की बात करते हैं तो एक आम व्यक्ति तक जिंदगी बदलने वाले क्या प्रयास किए गए हैं, एक एक शब्द पर, ये वित्त मंत्री ने रखा आज कि एक एक शब्द पर गौर किया जाता है और ये सारे एनालिस्ट इस बात को मानते हैं कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत जैसे देश का जब भी बजट प्रस्तुत होता है एक एक शब्द पर हर कोई गौर करता है। डॉक्टर जोशी, ऐसे में जब हम एक ऐसी बात सुनने में आती है कि हमारे देश की लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, उनकी सहायिका, उन सबको शामिल किया जा रहा है आयुष्मान योजना में, यानी जो अभी तक 30 करोड़ से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं आयुष्मान से, अब हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इनका भी उसमें रोल हो गया, ये भी अब उसमें शामिल हो गई हैं। कितना एक दूरगामी परिवर्तन आप देखते हैं, क्योंकि एक तरह निर्णय है लेकिन उसका एक कोस्टल रोल की तरह इफेक्ट भी है जो सब परिवारों और लोगों तक पहुंचे। देखिए, हम अगर आंगनवाड़ी सहायिकाओं और जो हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर हैं, उनकी बात करें, वो एक तरह से लास्ट माइल जो गवर्नमेंट के सोशल सेक्टर प्रोग्राम हैं उनकी डिलीवरी करते हैं और वो ऑनरेरी वर्कर होती हैं, उनको बहुत कम मानदेय मिल रहा होता है। और तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कदम होगा कि उनको भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर कर दिया जाएगा। और इस बार जो बजट में प्रावधान किया गया है इस आयुष्मान भारत योजना के लिए, वो पिछले बार के आरई से जो कि 6,800 करोड़ था उससे बढ़ा करके 7,500 करोड़ कर दिया गया है। और ये बहुत अच्छा स्टेप है जिसके अंतर्गत 5 लाख का कवर उन्हें हेल्थ के हिसाब से मिल जाएगा और वो जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं हर स्टेट गवर्नमेंट और राज्य सरकार के द्वारा किए हुए, उसमें जा करके वो अपना इलाज आराम से बगैर किसी खर्च के 5 लाख रुपए तक करा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ स्टेट गवर्नमेंट अपना कुछ एडिशनल फैसिलिटी भी उसके अंतर्गत प्रोवाइड करवाती हैं, जिससे कि कई बार 5 की जगह 7 भी देते हैं कई स्टेट, और कवरेज भी का जो दायरा है बेनिफिशियरी का वो भी बढ़ाते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो इस हिसाब से एक बहुत अच्छा कदम। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे समझ पाऊँ, चूँकि एमएसएमई देश का बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है और उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के दायरे में लाना, आपने बहुत सारे काम किए। जो पीएम स्वनिधि योजना है उसका जिक्र सफलता के लिहाज से हम देख रहे हैं, बजट में बड़े प्रावधान हमें स्पष्ट तौर पर मिले हैं। एमएसएमई सेक्टर को टाइमली क्रेडिट मिल पाए और उचित दरों पर क्रेडिट मिल पाए, जो कि देश को विकसित बनाने में ज़्यादा मदद करेगा, उस पर आपका कितना बड़ा फोकस है? इस साल के लिए क्या रोड मैप रहेगा सर? देखिए, जो एमएसएमई के लिए क्रेडिट है वो जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसके अंतर्गत आता है। तो इसमें हर साल दर साल वृद्धि हो रही है, करीब 17-18% के रेट से, और लगभग इसी तरह की वृद्धि जो क्रेडिट ग्रो कर रहा है बैंकिंग सेक्टर का, उसी अनुपात में लगभग ग्रो कर रहा है। और आज के डेट में अगर हम देखें तो 136 लाख करोड़ का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो कि काफ़ी बड़ा है। साथ ही साथ बैंकों के अलावा एनबीएफसीज भी एमएसएमई को काफ़ी मात्रा में सहायता करते हैं और उनकी जो लोन बुक है वो करीब 2.5 लाख करोड़ के बराबर है। और उसमें भी ग्रोथ जो है 18 से 20% या उसमें बल्कि ज़्यादा ही है, क्योंकि उनके जो मानक हैं वो थोड़ा सा लूज होते हैं एज कम्पेयर टू कमर्शियल बैंक्स।
साथ ही साथ जो ये हमारे सिडबी और मुद्रा, ये दो भी एमएसएमई के लोन में सपोर्ट करते हैं। उनको हम जो पीएसएल शॉर्टफॉल होता है, प्रत्येक बैंक को जितना वो लोन बुक है उसका 40% उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में करना पड़ता है। उस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का एक पार्ट एमएसएमई होता है। अगर उसमें कुछ कमी होती है तो वो पैसा ले करके सरकार के द्वारा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, यानी 4.5-5% पे सिडबी को और मुद्रा को उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि वो एमएसएमई को लेंड कर सकें। साथ ही साथ जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ है इसमें काफ़ी मात्रा में किया जा रहा है, जिससे कि जो फ्रिक्शन है क्रेडिट प्रोवाइड करने में वो कम हो सके। उसके लिए ट्रेड्स का प्लेटफॉर्म है या अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, उसको यूज़ करके ज़्यादा सुचारू उनके लिए। सर, हमें इंतज़ार है फ्रिक्शनलेस क्रेडिट जो आप लॉन्च करने वाले हैं। हालांकि डिटेल्स आपने नहीं दी हैं, लेकिन हमें इंतज़ार है उस क्षण का जब किसानों को जो लोन मिल रहा है वो 10 मिनट में डिजिटली मिल पाएगा। उसका पायलट तो ज़रूर शुरू किया गया है, कब तक हो पाएगा वो हम देखेंगे। लेकिन सर, मैं आपकी तरफ से ले लूँ। हाँ, ज़रूर। मैं ममता जी की तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है तेजस्विनी। वो केवल महिलाओं पर केंद्रित है, वो करती हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए इस बजट में बड़ा फोकस है। बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से, चाहे वो मुद्रा हो, चाहे वो एसएचजी हो, या फिर अभी लखपति दीदी एसएचजी के जरिए ही जुड़ा हुआ है, किस तरह से फाइनेंशियल सेक्टर मदद कर रहा है महिलाओं को, अगर हम आपसे समझना चाहें सर? देखिए, महिलाओं को जो मदद है, ये हमारे इतने सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रोग्राम चल रहे हैं, उनमें महिलाओं का अनुपात अगर हम देखेंगे तो पुरुषों से कहीं ज़्यादा है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, मुद्रा स्कीम है हमारी, तो उसमें करीब 68% महिलाओं को क्रेडिट दिया गया है। इसी प्रकार से ये स्टैंड अप इंडिया की स्कीम है, इसमें 79% महिलाओं को मदद की गई। तो सर स्पेशली इन्हीं के लिए बनाई गई कि कम से कम एक तो एससी एसटी एंड महिलाओं के लिए और महिलाओं के लिए। तो इसी प्रकार से जो बाकी योजनाएं भी हैं, उनमें अगर हम प्रधानमंत्री जन धन योजना ही देख लें, जो बेसिक हमारी स्कीम है अकाउंट्स को लेकर के, उसमें भी टोटल हमारे जो 28 करोड़ अकाउंट हैं वो महिलाओं के हैं, जो कि 55% हैं कुल अकाउंट्स का। तो काफ़ी मात्रा में महिलाओं को आगे लाया जा रहा है। में सर केवीआईसी का सब्सिडी ज़्यादा मिल रही है सर मेरे ख्याल से, केवीआईसी वाला जो स्कीम है। हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारा, जिसमें लखपति दीदी बना रहे हैं। तो वो ऑलरेडी आज जो घोषणा करी है उसमें टारगेट बढ़ा दिया गया है, 3 करोड़ कर दिया गया है। 2 करोड़ से 3 करोड़, यानी 1 करोड़ और लखपति दीदी बनेंगी। तो वो सारा बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से ही कराया जा रहा है। तो आप लोगों को भी बहुत आंकड़े ऐसे आते होंगे आपके सामने कि किस तरीके से महिलाएं आगे आ रही हैं, गांव की महिलाएं, क्योंकि आप लोगों का जो नेटवर्क फैला हुआ है, क्षेत्रीय स्तर तक फैला हुआ है, कोऑपरेटिव बैंक तक से लिए जाते हैं लोन्स, ये सब जो महिलाओं का जो आकर्षण होता है या जो जानकारियां आपको मिल पाती है, वो कितना प्रोत्साहित करती हैं। हर गांव से ऐसी कहानियां आती है हमारे सामने कि ऐसे जिससे हर महिला जुड़ा जाए। तो अभी अगर हम देखें, मैं बजट से थोड़ा सा हट के बात करना चाहता हूं कि सरकार ने एक विकसित भारत संकल्प यात्रा लॉन्च करी, जिसमें कि सभी प्रोग्राम जो सरकार के बैंकिंग सेक्टर के थे और या बाकी सेक्टर के भी लिए गए थे, उसमें महिलाओं की बढ़ चढ़ के भागीदारी हुई थी। और विकसित यात्रा, जो विकसित भारत यात्रा थी, उसका एक ये उद्देश्य था कि देश के नागरिक में इस किस्म की भावना है कि 2047 तक हमें देश को विकसित करके छोड़ना। बिल्कुल ठीक बात। और यही एक सशक्त भारत की जब हम बात करते हैं तो हर देशवासी सशक्त होना चाहिए। इसी दिशा में अंतरिम बजट भी संकेत करता और काम करता नजर आता है। फिलहाल हमारे सभी मेहमानों का यह बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे सर, हमारे साथ इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये चर्चा लगातार जारी है। कुछ और विशेष मेहमान वित्त मंत्रालय की तरफ से हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। उससे पहले एक स्टोरी जरूर पढ़ लें, क्योंकि हम लगातार महिलाओं की बात कर रहे हैं। और जब महिलाओं की बात करें तो इस अंतरिम बजट 2024-25 में भी, जैसा हमने कहा है, कि महिला सशक्तिकरण पर खास जोर भी दिया गया है। कैसे इस बजट में महिला सशक्तिकरण पर ज्यादा आगे बढ़ाता नजर आ रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। अंतरिम बजट में विकसित और आत्मनिर्भर होते भारत की नारी शक्ति की गूंज साफ सुनाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने 3 तलाक की प्रथा पर रोक से लेकर नारी शक्ति वंदन कानून जैसे ऐतिहासिक कदमों का उल्लेख किया। महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री की लखपति दीदी मुहिम का जिक्र करते हुए
वित्त मंत्री ने कहा कि 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सफलता मिल चुकी है। 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker said, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. अंतरिम बजट में महिला स्वास्थ्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी शामिल हैं। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। बजट में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं का टीकाकरण करवाने की घोषणा भी की गई। Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि मां और शिशु को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाई जाएगी। मिशन इंद्रधनुष के तहत यूविन प्लेटफॉर्म टीकाकरण को तेज करने में मदद करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि उद्यमिता से लेकर उच्च शिक्षा तक हर क्षेत्र में बेटियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. अमृतकाल में विकास के हर शिखर को छू लेने की उमंग के साथ देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतरिम बजट 2024-25 ने विकास के इस सफर में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित किया। बजट में शामिल घोषणाओं में सरकार का यह संकल्प भी साफ दिखाई दिया कि बेटियों के सशक्तिकरण के लिए हर संभव अवसर उपलब्ध कराए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो एक नए पैनल के साथ इस बजट पर खास चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अंतरिम बजट 2024। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना।
SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजना, मात्र 8.35% ब्याज दर, न कोई प्रोसेसिंग चार्ज, न कोई पूर्व भुगतान, लोन का टेक ओवर शून्य लागत पर। गृह लक्ष्मी को मिला अवसर, उनका होगा अपना घर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कटी। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI देश का फैन। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंत्री बजट 2024 और इस वक्त वित्त मंत्रालय के अधिकारी हमारे इस खास स्टूडियो में आ चुके हैं। आप सभी से उनका परिचय करा दें। हमारे साथ दाएं तरफ हैं TV सोमनाथन जी, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भी हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और उनके बाएं तुहिन कांता पांडे जी, जो कि सेक्रेटरी दीपम, जिनके ऊपर देश में डाइवेस्टमेंट और ख़ासतौर पर जो PSUs हैं उनकी जिम्मेदारी है। मेरी दाईं तरफ श्री संजय मल्होत्रा जी हैं, जो कि रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ी जिम्मेदारी रेवेन्यू को लेकर के। और वी अनंत नागेश्वर साहब, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वित्त मंत्रालय में, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे हाई पावर पैनल बजट से जुड़ा हुआ, बजट निर्माण की प्रक्रिया में जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वो इस वक्त DD नेटवर्क हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम करना चाहेंगे CA साहब के साथ, डॉक्टर नागेश्वरन। जब ये रिपोर्ट आई, पिछले 10 साल की जो इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट सामने आई थी, तो उस रिपोर्ट में जो तस्वीर निकल कर आई वो उन तमाम बिंदुओं को सामने रखती नजर आई जिस पर भारत ने लगातार 10 वर्षों तक काम किया। और उसके आधार पर अब जब ये अंतरिम बजट की घोषणा हुई, तो सबसे पहले एक संतुष्टि तो हुई होगी आपको इस बजट में जिस तरीके की तस्वीर आई, लेकिन सबसे बड़ा बिंदु, सबसे बड़ा गेम चेंजर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के आधार पर क्या लगता है आपको? The main game changer in this budget, in my opinion, are 3 numbers, which I am very happy about. One is the 5.8, second is the 5.1, and the third is the nominal GDP assumption of 10.5%. So basically, these 3 numbers constitute the thing that makes me very happy about the budget, because incidentally, before you ask this question, that is what I was sitting here thinking. When I go back home and lie on the bed, what are the 3 things that are going to make me happy about this budget? These are the 3 things. ग्रेट। और ये जो आपने आंकड़े गिनाए हैं, फिस्कल डेफिसिट को बैलेंस रखना, कैपेक्स को बढ़ाना, विकास को गति देना, जन कल्याण के लिए भी पैसा आए, इसको करके चलना, ये एक वाकई एक चैलेंजिंग है। लेकिन डॉक्टर सोमनाथन, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या एक बड़ी सोच? हम ये मानते हैं कि इस बजट में जो कुछ दिया गया वो एक दिन का काम नहीं था। पिछले 10 सालों में जो एक आधार तैयार किया गया, उसके आधार पर ये आंकड़े सामने आते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो 10 साल में बहुत सारे चुनौतियां हमें कॉन्फ्रंट करना पड़ा,
और कोविड सबसे बड़ा था और उसके बाद यूक्रेन वॉर। लेकिन अब एक स्थिति आया है कि रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त हो रहा है। अगले साल के लिए हम 11.5% बढ़ोतरी अनुमान करते हैं और ये भी है कि हमारे नॉमिनल ग्रोथ जो 10.5% का हमारा एस्टिमेट है वो शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमने कंजर्वेटिवली 10.5% लिया है। तो ये और एक जो हमने किया है अभी पिछले 4-5 वर्ष में, ये है कि हमारे बजट में जो आंकड़े हम देते हैं उसमें एक कंजर्वेटिज्म के साथ जो अचीवेबल हैं वैसे नंबर्स हम देते हैं। बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक या जो असंभव है वैसे फिगर्स हम नहीं देते हैं। तो इस बार भी जो 5.1% का फिस्कल डेफिसिट है, उसमें अगर आप उसमें बारीकी से हर फिगर को देखें तो आपको ये महसूस होगा कि इसमें एक रियलिज्म है। मतलब रेवेन्यू एस्टिमेशन में रियलिज्म है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में रियलिज्म है और एक्सपेंडिचर एस्टिमेशन में भी रियलिज्म है। इसलिए मुझे लगता है कि जो मकसद है 5.1% का आने वाले वित्त वर्ष में, वो बिल्कुल संभव है। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड लार्ज एक्सोजेनस इवेंट होता है तो मुश्किल हो सकता है, नहीं तो जो हमारे पास अभी जो जानकारी उपलब्ध है उसमें ये बहुत ही रियलिस्टिक है। संजय सर, अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो राजस्व को लेकर के, सरकार की रिसीट्स को लेकर के क्या ट्रेंड आपको दिखाई देते हैं, और जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं टैक्स जीडीपी रेशियो को लेकर के, वो ट्रेंड हमें क्या दिखाते हैं आगे जाते हुए? क्या वाकई हम विकसित भारत जिसका लक्ष्य हमने रखा है उसकी तरफ टैक्सेशन रिजीम के लिहाज से हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, इस वर्ष जो अनुमान लगाया गया था कि जीडीपी 10.5% से नॉमिनली बढ़ेगी और उसके विपरीत में रेवेन्यू जो है वो भी 10.5% बढ़ेगा। उसके मुकाबले राजस्व इस वर्ष हमने जो अभी तक हमारा अनुमान है अभी तक 13% से बढ़ रहा है और इस पूरे वित्तीय वर्ष में 12.5% से बढ़ने की उम्मीद रखता है। वो एक बहुत ही एक संतोषजनक स्थिति है। इसके लिए जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भी कहा, सभी जो करदाता हैं वो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं और ये इसी वजह से संभव हो पा रहा है कि जो करदाता है वो अपने कर दे रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी का जो हमने उपयोग किया है, जैसा कहा गया कि ये एक वर्ष का खेल नहीं है, कई पिछले वर्षों में जो सरलीकरण किया गया, जो कर दरें जहाँ पे बहुत अधिक थीं उनको हमने कम किया, युक्ति युक्त बनाया और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया उसके फलस्वरूप आज 12.5% इस वर्ष और अगले वर्ष भी हम डबल डिजिट की ग्रोथ लेकर के 11.5% की अगले वर्ष का भी, जैसा कि वित्त सचिव ने आपको बताया, ये हम उम्मीद रख रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक हमारे लिए बहुत संतोषजनक स्थिति है। तुनकाड़ा पांडे सर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ को लेकर के आपका क्या रोड मैप है? डाइवेस्टमेंट को लेकर बहुत कुछ नहीं कहता है बजट, तो क्या ये सोची समझी रणनीति है इस साल के लिए आप लोगों की? नॉन टैक्स के साइड में किस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो रणनीति है वो हमारे जो एक्सपीरियंस है, हमारे अनुभव से हमें ये पता चलता है कि जो हम विनिवेश की बात करते हैं उसमें निवेश भी शामिल है जी। यदि हमारा विनिवेश है तो जो इन्वेस्टर्स आते हैं उनका वो निवेश है और उन निवेशकों को ये भी एक्सपेक्टेशन है कि जब हम कोई कंपनी लिस्ट करते हैं तो उसमें रिटर्न उनको ठीक मिले। तो उससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फैक्टर्स रिटर्न्स को निर्धारित करते हैं, उनको देखा जाए तो जो गवर्नेंस है, जो 61 हमारी लिस्टेड कंपनीज हैं और 16 हमारे लिस्टेड बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इन लोगों की यदि सभी की हम देखें तो लगभग जो मार्केट कैप 15 लाख करोड़ के करीब आती थी जब 3 साल पहले, वो आज बढ़ के 58 लाख करोड़ हो गई है। तो 3 साल में करीब 4 गुना, हाँ 4 गुना हमारी वेल्थ जो है वो बढ़ी है।
और वो जो वेल्थ को मैनेजमेंट जो है, इसीलिए हमारे विभाग का नाम भी विनिवेश विभाग से बदल के 2016 में उसको दीपम कर दिया गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो पब्लिक एसेट मैनेजमेंट दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हम समेकित भाव से ये देखते हैं कि वेल्थ भी बढ़े और उसका रिटर्न्स भी हमें ज़्यादा आए। और रिटर्न्स में सिर्फ विनिवेश एक माध्यम है, डिविडेंड दूसरा माध्यम है, जैसे आपने एनटीआर का कहा। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में लगभग 1 लाख की वृद्धि हम लोग देख रहे हैं पिछले बजट और इस बजट के मुकाबले। उसमें डिविडेंड्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो डिविडेंड जो है वो निवेशकों को मिलता है, भारत सरकार को भी निवेश मतलब उस हिसाब से डिविडेंड मिलता है। तो समेकित भाव से देखने से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसमें एक नंबर विनिवेश का देना ये समीचीन नहीं। एक व्यापक परिदृश्य में इसको देखना और समझना बेहद जरूरी है। डॉक्टर नागेश्वरन, जिस वक्त वापस लेंगे, लेकिन एक सवाल, जिस वक्त बजट आना था उससे पहले हर मंच पर चर्चाएं हो रही थी, उम्मीदें और चुनौतियों की भी बात हो रही थी, जिसमें एक बात हर मंच पर कही गई कि खर्च के लिए पैसा जेब में डालना बहुत ज़रूरी है एक आम नागरिक के, क्योंकि अगर खर्च के लिए पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो कंजम्पशन बढ़ेगी, और ये कंजम्पशन के बेस पर हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी इत्यादि। ये एक सर्कल है, एक साइकिल है जो इसी तरीके से चलता है। इस अंतरिम बजट में ऐसी क्या दिशा दी गई है जिससे एक आम नागरिक इस मोर्चे पर संतुष्ट हो सके? Well, I think it's correct, but the budget has not lost sight of the common man and the need to boost consumption spending. I think given that this interim budget, we should remember just about a month ago, the government announced that for 5 years the Prime Minister's Garib Kalyan Anna Yojana would be extended. So much so that whatever is happening to the volatility in the food prices or the fluctuations is not affecting the common person, and therefore leaving more disposable income in their hands for spending purposes. And then you look at the affordable homes project, which is now the target will be increased by 2 crores of houses, and the Lakpati Didi program, where the target is going to be raised by another 1 crore. All these things are about creating more opportunities for employment or entrepreneurship, income growth, and therefore contributing to consumption growth directly. Indirectly, the entire emphasis on infrastructure spending is all about boosting capital investment, because capital investment has the highest potential for creating jobs. And jobs in turn leads to income growth and consumption growth. So I think even though it is an interim budget, thanks to the actions taken not only during this budget but before also previous budgets, etc., the consumption share of GDP has only been rising in the last 4 years, and that is why there is no need to do anything that is fiscally unnecessarily ruinous without having to lose sight of the fact that the government has to support consumption, income and employment growth as well. जैसा कि sir, after you. Just want to add to that. See, it's become very common now to refer to the government and say consumption needs to be built up. To the extent we are dealing with the poor, I understand that, I appreciate that. I think government will always stand ready to assist the poor and maintain their essential levels of consumption. But boosting saving is also a very important part of the government's responsibilities, and I don't think it is the government's primary responsibility to boost consumption spending across the economy. In fact, it may sometimes be the opposite. The government may like to encourage saving so that money is not consumed but made available for investment. So it's a balanced approach that one has to look at. And an expectation that the entire private sector consumption expenditure must be supported by the government is, I think, an incorrect one. लेकिन एक चीज़ जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा कि हमने क्या किया, आपने पूछा कि क्या किया केंद्र सरकार ने कि लोगों के जेब में पैसा आए, और मेरे सहयोगी ने कहा कि यह केवल 1 वर्ष के बजट की बात नहीं है, पिछले वर्षों के बजट के ऊपर में यदि हम ध्यान दें, और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा पिछले वर्ष के बजट में जब हमने आयकर की दरें जो हैं वो घटाई थी, एक जो नई सरलीकृत जो योजना है उसके तहत 36,000 करोड़ रुपए का लाभ वह सरकार ने लोगों को दिया था, जो जिससे उनकी जेबें और ज़्यादा उतनी भरी, तो उससे निश्चित रूप से कंजम्पशन में बढ़ोतरी हुई होगी और उसका हम लाभ आज देख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो एक्सपेंडिचर
जो उसका फोकस है उस पर हम चर्चा करेंगे फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बजट का, उस पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं अंतरिम बजट 2024। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजना, मात्र 8.35% ब्याज दर, न कोई प्रोसेसिंग चार्ज, न कोई पूर्व भुगतान, लोन का टेक ओवर शून्य लागत पर। गृह लक्ष्मी को मिला अवसर, उनका होगा अपना घर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अंतरिम बजट 2024 और हमारे साथ वित्त मंत्रालय का हाई पावर्ड पैनल इस वक्त DD नेटवर्क पर बना हुआ है और अब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं ऑनरेबल फाइनेंस सेक्रेटरी एंड एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी साहब के साथ। सर, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल को हम देखें तो जिस तरह से CA साहब ने कहा कि वो 3 नंबर्स जो उनको शायद बड़ा सुकून देंगे, 5.1, 5.8 एंड 10.5, मुझे लगता है आप सब्सिडी नंबर से बहुत खुश होंगे क्योंकि तीनों ही मोर्चों पर आपने ज़बरदस्त एक तरह से रैशनलाइजेशन किया है। उसको आप थोड़ा सा दिखाइए और एक्सपेंडिचर का फोकस क्या रहा है सर? इस साल सब्सिडीज़ के बारे में, जहाँ तक फर्टिलाइज़र सब्सिडी के बारे में कहना है, ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो फर्टिलाइज़र में इनपुट्स हैं वो है नेचुरल गैस, अमोनिया और कुछ अदर फर्टिलाइजर्स जो हम डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में और पर्टिकुलरली फर्टिलाइज़र रिलेटेड कमोडिटीज़ में पिछले 6 महीने में गिरावट हुआ है।
तो इस वजह से हमें फ़ायदा मिलेगा आने वाले साल में, और हम ये अनुमान है कि पिछले साल से मे बी 20% कम उसमें हो सकता है। उसी में हमारे, अगर आप देखें तो रिवाइज्ड एस्टिमेट इज़ about 1,88,000 crores, whereas the budget is about 1,64,000. And वो basically it reflects the decline in commodity prices. So that has helped us. As far as food subsidy is concerned, since the current year already had assumed Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana for 9 months, there is a slight increase, but next year it's not different because it was running this year, it continues to run next year. So again, there is no major increase. So yes, the control of subsidies is an important aspect of our fiscal consolidation, and it is something that has been achieved in these cases. But there are also some other expenditures where we have, through better management of expenditure, we've been able to contain our deficit. So these three together, I think, have played a role. If I may want to supplement what Dr. Somanathan said, I think earlier also I faced this question. One of the things is that outlays do not necessarily mean outcomes. You can rationalize on the outlays, but achieve better outcomes and effectiveness through proper targeting, through plugging leakages, etc. And that's exactly how we managed the COVID fallout. Many other countries which spent much more than what India did not achieve the kind of effectiveness in reaching the public as we did. So I think we should not look at the subsidies purely in terms of numbers, the money allotted, but in terms of their ultimate aim and the purpose in achieving the outcomes we seek. And Dr. Nageshwaran, if I can break down the nominal GDP numbers with you, and how do we understand that 10.5, if we assume that 6.5 to 7% is going to be the growth rate, what is going to be the inflation scenario? And I will also put this question before the finance secretary. But first, what does the inflation numbers look like going forward, sir? No, as far as the budget is concerned, obviously what matters is the nominal GDP growth, which is 10.5%. Now you can split it whichever way you want. It could be 6.5 and roughly 4% deflator, or if you can assume 7 and take 3.5%. But I think in general, I think the real GDP growth will lie somewhere between 6.5 and 7% for FY25, and therefore the inflation rate will be somewhere around 3.5 to 4%. And I think this is in line with what the RBI is also thinking, that the consumer price index inflation rate will be heading towards 4% in the second half of FY25. सर, ये बड़ी हेडलाइन है जो आप कह रहे हैं कि 4% के आसपास हमारी महंगाई दर रहेगी, और चूंकि ये फैक्टर इतना बड़ा है महंगाई का, जो कि हर आम खास को प्रभावित करता है, तो वित्त सचिव साहब, महंगाई पर आपका टेक क्या है? इस साल के लिए महंगाई को लेकर के हमारा नजरिया क्या रहने वाला है? My expectation would be that it will be within the RBI's prescribed band, which is anywhere from 2 to 6 is the prescribed band. But I think it will be closer to 4% than to 6. अब मुझे लगता है इस वक्त की सबसे बड़ी हेडलाइन अगर चलनी चाहिए इस वक्त, 4% का जो इन्फ्लेशन टारगेट है और जो वित्त मंत्रालय कह रहा है 4% महंगाई दर आना शायद सभी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। इसमें मैं ये एक बात और आपको ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो रियल ग्रोथ के लिए जो डिफ्लेटर रहता है, वो केवल जो कंज्यूमर CPI है, जो कि रिटेल जो कंजम्पशन जिसके बारे में आम नागरिक जो है प्रभावित होते हैं, केवल वो नहीं है। तो उसमें एक लगभग 50-50 WPI भी रहता है, और 50-50 जो है वो CPI रहता है। तो यदि ये 4% रहता है, तो ये 4% जब हम बोल रहे हैं तो CPI प्लस WPI मिला करके, या 3.5% बोल रहे हैं तो दोनों को मिला करके बोल रहे हैं। अब हो सकता है कि CPI थोड़ा कम रहे, WPI थोड़ा ज्यादा रहे, वो एक पर आम आदमी के लिए जनरल सेंस तो यह सर कि महंगाई घटेगी, और ये हमारे लिए अच्छी खबर है। लेकिन डॉक्टर नागेश्वर, इससे पहले कि और मुद्दों पर जाया जाए, जब ये वृद्धि दर की बात करते हैं और साथ में एक लक्ष्य जो दिया गया है कि हमें 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है, अगले 3 साल में 5 ट्रिलियन बन जाना है, तो उसके लिए भी कहा जाता है कि इस वृद्धि दर को हमें और रफ्तार देनी होगी, 11 से 12% की रफ्तार होनी चाहिए अगर हमें 7 ट्रिलियन बनना है। तो इस वक्त जो हमारा अंतरिम बजट कहता है और जो दिशा आगे देता है, वो इस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। No, I mean absolutely the possibility of reaching $7 trillion is in dollar terms. Dollars, right. Depends on what we achieve in real GDP growth, which is, let's say, 6.5% on average every year, and you add 4% inflation rate, we're talking about 10.5 to 11% in rupee terms.
Now, historically, in the last 30 years, the dollar GDP of India has grown at about 8.6% per annum, and that after taking into account 3% annual rupee depreciation against the US dollar, which means our nominal GDP was growing at 11.5 to 12%. Now, if we are going to grow at 11%, and if the Indian rupee does not depreciate at the rate of 3% per annum, but say about only 1%, or even it can even appreciate, then getting to $7 trillion is not a problem. And what this budget does is, by continuing to put emphasis on infrastructure, by talking about making life better for MSMEs to compete globally, etc., and talking about empowering our youth with higher education institutions, is to continue to strengthen the foundation, which will help us get to this $7 trillion in 7 years, because we are going to be at $3.7 trillion by the end of March 2024. Therefore, it is not an unreasonable target, and that's exactly the point we made in the economic review, which we wrote about 2-3 days ago. जी बिल्कुल, यानी एक महत्वाकांक्षी नहीं, व्यवहारिक लक्ष्य है और इसके लिए आधार तैयार है। यहाँ पर ब्रेक पर जाना चाहेंगे, लेकिन ब्रेक पर आने के बाद एक मुद्दा जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके टैक्स विवाद चल रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास आता रहता है नोटिस कि आपको टैक्स देना है लेकिन वो दे चुके हैं, या कोई ऐसी टेक्निकल बिंदु रहते हैं, इसमें भी लेंगे स्पष्टीकरण। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजना, मात्र 8.35% ब्याज दर, न कोई प्रोसेसिंग चार्ज, न कोई पूर्व भुगतान, लोन का टेक ओवर शून्य लागत पर। गृह लक्ष्मी को मिला अवसर, उनका होगा अपना घर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बलेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंत्री बजट 2024 और इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी सर, अब हम कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर पर चर्चा करना चाहते हैं जो इस साल नए हैं। जिस तरह से आपने कहा सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसके लिए 10,000 करोड़ आपने दिए हैं, और 1 लाख करोड़ रुपए का जो नया फंड, सभी लोग समझना चाह रहे होंगे कि इसका पूरा कॉन्टूर क्या है और ये किस तरह से फोकस करेगा इनोवेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के। सोलार रूफटॉप जो योजना है, उसका मकसद ये है कि जिन लोगों के पास रूफटॉप है वहाँ सोलार प्लांट लगा दें, और उससे 2 फ़ायदा हो सकते हैं। एक, अपना बिजली का बिल कम हो जाएगा। दूसरा, अगर आप उतना बिजली नहीं इस्तेमाल करते हैं जितना आपका प्रोडक्शन है, वो आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को भेज भी सकते हैं, तो उससे आपको एक कैश इनकम भी मिल सकता है। और ये तकरीबन 300 यूनिट तक का कैपेसिटी यूनिट्स के लिए ये स्कीम चालू होगा। उसमें हम कुछ सब्सिडी और सॉफ्ट लोन, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होगा। एप्लीकेशन के लिए बहुत सुविधा होगा कि आपको एक इजी एप्लीकेशन प्रोसेस होगा,
और इसका इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस सब प्राइवेट सेक्टर के थ्रू किया जाएगा। एम्पैनल्ड प्राइवेट सेक्टर वेंडर्स होंगे। आप एक पोर्टल में अप्लाई करेंगे तो वो लोग आपके घर में आके इंस्टॉल करके जाएंगे। मेंटेनेंस का भी प्रावधान है और आपको एक बहुत ही कम मात्रा में अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि सब्सिडी भी मिलेगा, लोन भी मिलेगा। फिर ये ऋण को चुकाने के लिए जो आउटपुट है आपका, उससे आपको एक्चुअली नेट बेनिफिट ही होगा। ऋण चुकाने के बाद भी आपको फायदा है। इट्स बीन कैलकुलेटेड इन सच अ वे दैट एवरीबडी विल एक्चुअली गेन एंड दिस विल अप्लाई टू a particular level of cutoff, not for the larger houses where they can do it on their own. Loans will be available, but the subsidy will not be available. भाई R&D अकाउंट जो 1 लाख करोड़ वो अलग है। वो है, देखिए ऐसे बहुत सारे अभी टेक्नोलॉजीज हैं जो अभी उभर के आ रहे हैं, लेकिन इन टेक्नोलॉजीज में रिस्क है। किसी भी नई टेक्नोलॉजी में हम कहते हैं कि अनप्रूवन है। क्या प्रूवन है? ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी सबसे प्रूवन है। जैसे इंटरनल कंबशन इंजन बहुत प्रूवन है, लेकिन वो डिक्लाइन में है अभी। अनप्रूवन टेक्नोलॉजी में ही फ्यूचर का ग्रोथ है, लेकिन वहाँ रिस्क है। तो प्राइवेट सेक्टर भारत में अपने ओन डोमेस्टिक टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने के लिए, रिस्क लेने का क्षमता देने के लिए हम ये फंड क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज नॉट ए रिसर्च फंड, दिस इज अ फंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन इनोवेटिव technologies based on research. It's for the private sector, it is for profit. It's not a research fund, it's not for doing academic research. So if somebody wants to put up a project based on a new technology, an innovative technology in a sunrise sector, they'll be able to get concessional loans, concessional in two ways. One, the tenor of the loan, it won't be a short term 5 year, 7 year, it will be much longer than that, because such projects take much longer possibly to become profitable. इंटरेस्ट फ्री क्यों बोल रहे हैं सर इसको? नहीं, उसमें दो लेवल्स हैं। सरकार से एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। इंस्टीट्यूशन को जैसे एफएम ने स्पीच में बताया, फाइनेंस और रीफाइनेंस द इंस्टीट्यूशन विल डू, विच विल बी लॉन्ग टर्म, either zero or concessional interest. So there will be an intermediary. The intermediary will get a 50-year interest-free loan. The intermediary will give or refinance loans which will be long term and concessional. How concessional, how long term may depend on the industry, type of risk, type of technology. और क्या सर कोई स्टेट गवर्नमेंट भी इसके लिए इस तरह का प्रोजेक्ट लेके आ सकती है कि हम अपने स्टेट में सिलिकॉन वैली क्रिएट करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर को बुलाना चाहते हैं? This is not intended for lending to state governments. उसके लिए we have the 1,30,000 crore of interest-free 50-year loans for state governments. That can be used to build infrastructure in the state. This one is for purely private sector. This 1 lakh crore is not in a single year. This is over a multiple period of years. हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले बहुत संक्षेप में संजय जी आप उस विवाद का बता पाएंगे, टैक्स विवाद, जो हम पहले भी बता चुके हैं दर्शकों को, लेकिन एक बार पुनः, क्योंकि बहुत से लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। ये जो आप बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जो 25,000 रुपये तक का और 10,000 रुपये तक का जो कर है जिसको वापस लिया गया है, ये मेरे हिसाब से बहुत ही एक साहसिक और बहुत ही व्यवहारिक और एक ईज़ ऑफ, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट उद्भाषण में भी कहा कि ये एक ईज़ ऑफ लिविंग की ओर एक कदम है। आज के दिन में लगभग 2,68,00,000 डिमांड, मांग की प्रविष्टियाँ हमारे डिमांड बुक्स में मौजूद हैं, जो कि करीबन 35 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की मांग उसमें बकाया है। उसमें से छोटी छोटी मांगे 25,000 रुपये से कम की 2 करोड़ और 20 लाख है। उनमें से ये करीबन 50% मांगे जो हैं वो समाप्त की गई हैं, जैसा कि आपने अभी हिंट किया। ये बहुत पुरानी है, या तो 1962 60 वर्ष हो गए तब से लंबित चल रही हैं, जब से इनकम टैक्स एक्ट आया, या फिर बहुत छोटी छोटी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 करोड़ 20 लाख तो 25,000 रुपये से कम है, और कई तो 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये तक की भी डिमांड इसके अंदर में सम्मिलित है। जी, और कुछ ऐसी हैं, चूँकि हमारा जो रिकॉर्ड था वो विकेंद्रीकृत था, जब हमने उसको केंद्रीकृत किया, केंद्रीकृत करने में जब रिकॉर्ड लिया गया तो वो रिकॉर्ड हमारे पास में आज के दिन में मौजूद नहीं है, जिससे हम करदाता को बता सकें कि ये तुम्हारी डिमांड किस बारे में, ये अनवेरीफाइड।
और अधिकतर जो डिमांड है वो करदाता ने पे कर रखी है, तो वो नॉन रिकनसाइल्ड है। तो या तो ये नॉन वेरीफाइड है, या नॉन रिकनसाइल्ड है, या फिर पेटी है, या फिर बहुत पुरानी। तो एक व्यवहारिक कदम है कि इसको हम समाप्त करें, और जो हमारी डिमांड्स हैं कुल मिलाकर के इसमें केवल, जैसा मैंने कहा, 35 लाख करोड़ रुपए में केवल ये 0.1%, 3500 करोड़ रुपए से भी कम, और 1 करोड़ से अधिक प्रविष्टियां तो इससे यानी कम 2010 तक 25,000 जिनकी लाइफ 2010 तक 25,000 और 2011 से 2015 तक 10,000 तक की जो प्रविष्टियां हैं मांगों की, उसको सरकार ने वापस किया है, समाप्त किया है। तो ये एक, इससे लोगों को जो रिफंड में उनको बाधा होती थी, हमने कई वर्षों तक तो टैक्स पेयर को इसके बारे में बताया नहीं। आज के दिन में हम एकदम सडनली, क्योंकि हमने अपना पूरा रिकॉर्ड जो है दुरुस्त किया, डिजिटाइज किया, इकट्ठा किया, तो वो हमारे पास में मौजूद हुआ, लेकिन वो अनवेरिफाइड है, तो इसलिए उसकी वजह से हम पुरानी डिमांड्स, छोटी डिमांड्स का बोझ नहीं डालना चाहते। इससे राहत मिलेगी और ये एक बड़ा कदम। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स